अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर कामरान और आज हम स्केलर और वेक्टर चैप्टर में एडिशन और वेक्टर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एडिशन और वेक्टर के बेटा कुल मिला के अगर हम बात करें तो दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका कहलाता है ग्राफिकल मेथड, जो कि आपने साबका क्लासेस में यानी 9-10 के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल किया था। जबकि दूसरा तरीका मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड बेटा मजीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सीधे सीधे लफ्जों में एक लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन और दूसरा तरीका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो सबसे पहले तो हम छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे दें कि जो आपने हेड टू टेल रूल इस्तेमाल किया था बेटा, हेड टू टेल रूल के अंदर आप लोग बेसिकली ग्राफिकली हम काम करते थे सारा का सारा, यानी पेंसिल से ड्राइंग करते थे हम पेज के ऊपर, स्केलिंग करते थे। वो तरीका कार जो इस्तेमाल होता था एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसमें रिजल्टेंट की कीमत या रिजल्टेंट का जो एंगल है, तो बेटा उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि जब हम ग्राफिकल कोई चीज प्लॉट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एरर जरूर आता है। लिहाजा जरूरत थी एक्यूरेसी की, और एक्यूरेसी के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो है मैथमेटिकल मेथड। इसको एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं आप। अच्छा, मैथमेटिकल मेथड का एक और नाम भी है बेटा, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। तो सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन। बेटा इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, यानी हम जब कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हो तो उसके जरिए से हम लॉ ऑफ कोसाइन एंड साइन को इस्तेमाल करेंगे। इसके जरिए से आप एक वक्त में तीन वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहरहाल हम बाद में पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखें, फर्ज किया हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए है वेक्टर और दूसरे का नाम वेक्टर बी है। डेफिनेटली बेटा एडिशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये दोनों वेक्टर नाम के एतबार से बेशक डिफरेंट हो, लेकिन नेचर के एतबार से दोनों सेम होंगे, तभी इनको हम कर रहे हैं। तो फर्ज किया ये वेक्टर ए जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और दूसरा वेक्टर बेटा बी जो है वो हमने वाई एक्सिस और एक्सिस के दरमियान एक्स वाई प्लेन पे लिया है, जिसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए इस वक्त थीटा है। अब टू गेट एडिशन पैटर्न का मतलब ये कि अब अगर मैं चाहता हूं कि यार वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में जमा हो, तो कम से कम पहले मैं उसको विजुअलाइज तो कर सकूं कि ए और बी ऐड होते वक्त नजर कैसे आएंगे। तो टू गेट एडिशन पैटर्न वी यूज हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल मुकम्मल तौर पे ऑब्सोलीट नहीं है, इसके जरिए से आप ग्राफिकल पैटर्न ड्रॉ करते हैं। यानी अगर आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको हरगिज ना तो इसकी ज्योमेट्री का अंदाजा हो पाएगा और ना ही इस पे लगने वाले फॉर्मूलाज जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ना उसका आप किसी किस्म का कोई तायुन नहीं कर सकते। तो बेटा यहां पर आपने हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल किया। क्या रूल तो आपको याद ही होगा बेटा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल को आप ज्वाइन करते हैं उसकी डायरेक्शन के लिहाज से। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन किया है, और फिर हमने इस डायग्राम को मजीद इनहेंस किया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर और फ्री वेक्टर, जिसके मुताबिक वेक्टर ए के बिल्कुल सामने उसी की डायरेक्शन वाला, उसी की मैग्नीट्यूड वाला एक और वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए, देखें यहाँ डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है मैंने, तो इसको आप नाम देंगे अगर वेक्टर ए का, तो डेफिनेटली ये भी कौन होगा, वेक्टर ए। इसी तरह अगर बेटा ये वेक्टर बी है तो इसके बिल्कुल पैरेलल, इसी के बराबर, इसी की डायरेक्शन वाला एक और वेक्टर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर इसका नाम वेक्टर बी है तो इसका नाम भी वेक्टर बी ही होगा। अब आप देख सकते हैं जहां पर तमाम हेड मिल रहे हैं, जहां पर तमाम टेल मिल रही है बेटा, उनके दरमियान में आपने यानी पोजीशन पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक आपने एक व्हाइट कलर का जो ये वेक्टर बनाया है, बेसिकली ये रिजल्टेंट है। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये रिजल्टेंट है ए का और बी का, और अगर आप अपर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये रिजल्टेंट है बी का और ए का। इससे पहले ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन वेक्टर एडिशन में। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द बेटा लॉ ऑफ कोसाइन, अभी हम इसका प्रूफ तो नहीं कर रहे, प्रूफ हम चैप्टर के एंड पे करेंगे। फिलहाल लॉ ऑफ कोसाइन का डायरेक्टली जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ये स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर बेटा न्यूमेरिकल हतमी तौर पे, कतई तौर पे बिल्कुल भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट की कीमत, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी विदाउट एरो, विदाउट मॉड साइन, ये भी मैग्नीट्यूड की सिंबल है। और इक्वली वेल आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये रिजल्टेंट ए का और बी का है तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो उस सूरत में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन अंडर रूट लेंगे आप,
ए का स्क्वायर यानी ए की कीमत का स्क्वायर प्लस बी की कीमत का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी एंड कॉस एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, जो कि शुरू में आपको दिख रहा है, थीटा को मैंने आपको यहाँ दिखाया है रेड कलर से। ये वाला एंगल आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ बुक्स में अलग अलग एंगल दिखाए गए हैं, कोई एंगल ये वाला रहता है अपोजिट टू वेक्टर आर, तो उस सूरत में यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाता है। बहरहाल केस को सिंपल करते हुए स्टूडेंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए, इसके जरिए से और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही क़यामत वाले दिन इसका कोई हिसाब किताब होगा। तो बेटा आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो एंगल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान का एंगल होगा। अच्छा, अब अगर हम एडिशन नहीं करें, हम प्लस नहीं कर रहे, हम बल्कि माइनस करना चाह रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि हमें ए वेक्टर में से वेक्टर बी को माइनस करवाना है या बी वेक्टर में से वेक्टर ए को माइनस करवाना है, तो उस सूरत में सिर्फ ये चेंज आएगा कि जहां प्लस है बेटा वहां पर आप माइनस रखेंगे, बाकी जू का तू जैसी का जैसा है वैसी का वैसी ही रहेगा, कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बेटा ये तो हो गया रिजल्टेंट की कीमत, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। अब कोई भी वेक्टर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी वेक्टर उस वक्त तक वेक्टर नहीं होता जब तक कि वहां डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो, लिहाजा यहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन, अकॉर्डिंग टू विच जो फॉर्मूला है लॉ ऑफ साइन का, अगेन मैं यही कहूंगा कि बेटा कि इसको मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा, चैप्टर के एंड पे प्रूव करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। लॉ ऑफ साइन के मुताबिक वेक्टर ए की कीमत को हम डिवाइड करवाते हैं साइन एंगल अल्फा से, वेक्टर बी की कीमत को डिवाइड करते हैं साइन बीटा से और आर को साइन गैमा के साथ। अच्छा, इसी को अगर आप रेसिप्रोकल अंदाज में याद करते हैं कि साइन अल्फा ऊपर ए नीचे, बीटा ऊपर बी नीचे और गैमा साइन का ऊपर आर नीचे, तो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता है कि वो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी याद कर लेता है, तो फिर तो बेटा ये सारा काम गलत हो जाएगा। तो तरतीब का ख्याल रखिएगा, ऊपर सारी मैग्नीट्यूड नीचे सारे एंगल साइन के साथ, या ऊपर सारे साइन के साथ एंगल नीचे सारी मैग्नीट्यूड, तो ये उस सूरत में साइन लॉ ऑफ साइन सही है। अच्छा, इसमें अल्फा, बीटा और गैमा ये एंगल आपको वैसे डायग्राम से भी समझ में आ रहे होंगे कि वेक्टर ए के सामने वाला बिल्कुल अपोजिट एंगल बेटा इसको नाम दिया जाता है अल्फा का, वेक्टर बी के बिल्कुल अपोजिट एंगल इसको नाम दिया जाता है गैमा बीटा का, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके सामने जो एंगल बन रहा है उसको हम नाम देते हैं गैमा का। बाकी रह गया बेटा इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें इक्वल की दो अलामतें हैं, तो आप किसी भी रकम को, यानी फॉर एग्जांपल ए अपॉन साइन अल्फा को बी अपॉन साइन बीटा के बराबर रख के सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, या तो चाहे आप इसको इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे न्यूमेरिकल में या हमारी सिचुएशन में हमें यूज करना क्या है।